नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस बार ओवैसी का हैदराबाद का जो गढ़ है, जो किला है, वो ढह जाएगा। इस बार इस्लाम के सबसे मजबूत इलाके में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर रही है। कुछ इस तरह के नाम थंबनेल और समाचार पत्रों में हेडलाइन देकर सनसनी फैलाई जा रही है कि इस बार ओवैसी हैदराबाद से चुनाव हार रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या आंकड़े क्या कहते हैं? ज़मीनी हकीकत क्या है? किस तरफ हवा बह रही है? उसी की समीक्षा लेकर इस वीडियो को आपको बताने की और उसके विश्लेषण को दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। जिन्हें भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार माधवी लता के नाम पर वहां पर जो खेल कर रही है, उसके बाद ओवैसी जैसे एक बड़े गढ़ को, जो पहले से कितने ही सालों से लगातार इस बार 10वीं बार वो वहाँ से उम्मीदवार हैं, उनके परिवार के लोग वहाँ से उम्मीदवार रहे हैं, जीते हैं, सांसद रहे हैं। इतने मजबूत किले को माधवी लता नाम की एक काल्पनिक रामबाण ढहा सकती है? क्या माधवी लता के अंदर वो कुव्वत है, वो हिम्मत है कि वो ओवैसी जैसे, जो कि भारत के मुसलमानों का एक चेहरा बन चुके हैं, एक रिप्रेजेंटेशन बन चुके हैं, ऐसे व्यक्तित्व को, जो कि लगातार वहाँ पर 5-5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, ऐसे इंसान को वहाँ पर हरा सकती हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब खोजने की मैं कोशिश करता हूं, आंकड़ों और मतदाताओं की संख्या के आधार पर। साथ ही आपको बताऊंगा कि किसकी कितनी हैसियत है हैदराबाद लोकसभा सीट पर। लेकिन शुरू करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर ये माधवी लता हैं कौन। दरअसल पिछले 10 से 12 सालों तक ये समाज सेवा में रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद भी ये कभी नेता नहीं बन पाई। 2018 के विधानसभा चुनाव में एक सीट से ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ी और वहाँ पर बहुत बुरी तरह से हार गई। उसके बाद अचानक से ये चर्चा में आई जब लोकसभा चुनाव में ओवैसी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाकर खड़ा कर दिया। राजनीतिक गलियारों में तो खबर ये भी है कि ओवैसी से टकराने की औकात किसी के पास नहीं थी, तो एक बकरे की तौर पर माधवी लता को वहां पर लाके खड़ा कर दिया गया, ताकि थोड़ा सा शोर शराबा और वायरल चीज़ें होती रहे, ताकि हम ये दिखा सके कि हम बहुत मजबूती से लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ज़मीनी स्तर पर जो ताकत है वो एकदम शून्य के बराबर है। अब आप पूछेंगे कि विनय भाई, आप इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? तो रुकिए ज़रा, ये वीडियो को अंत तक जाते जाते आपको पता चल जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर ये मैं दावा इतने बहुत विश्वास के साथ कैसे कर रहा हूँ। दरअसल 1984 से 2004 तक ओवैसी साहब के जो पिताजी थे वो यहाँ से सांसद रहे हैं। 1984 में पहली बार ओवैसी परिवार की तरफ से यहाँ पर संसद का चुनाव लड़ा गया, वो भी निर्दल के तौर पर, अपक्ष के तौर पर। 1984 में पहली बार असुद्दीन ओवैसी के पिताजी वहां से सांसद बने, वो भी निर्दल चुनाव जीतकर। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और 2004 तक ये सिलसिला लगातार बना रहा। वहां से ओवैसी के पिताजी लगातार सांसद बनते रहे। उसके बाद अपने पिता की जो राजनीतिक विरासत थी उसे आगे बढ़ाया असुद्दीन ओवैसी ने। 2004 से लेकर 2024 तक वो लगातार 4 टर्म के वहाँ पर सांसद रहे और इस बार 5वीं बार वो संसद की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कभी भी वहाँ इस सीट पर, खासतौर पर हैदराबाद की लोकसभा सीट पर, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। हाँ, एक रेड्डी नाम के इनके उम्मीदवार थे जिन्होंने 3 लाख से ज़्यादा मत हासिल कर देश में सनसनी फैलाई थी, लेकिन करारी हार के बाद भी ये मामला दब गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 3 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ पे पाया था और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी स्तर पर ख़त्म होते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का हैदराबाद को सेंटर कर जो सबसे बड़ा जो वो कार्ड खेलते हैं वो है हिंदू और मुसलमान का, और इसी लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं माधवी लता। मस्जिद की तरफ बाण कर तीर चलाने का जो इनका इशारा था वो इसी कहानी का एक हिस्सा था, लेकिन तीर मस्जिद की तरफ न जाकर इन्हीं के पीछे आ गया। तीर ऐसा लगा कि ये गली गली जाकर लोगों से माफ़िया मांग रही हैं, ट्वीट कर रही हैं और हर टीवी चैनल पर गुस्सा कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वो तीर मस्जिद की तरफ नहीं चलाया गया था, मैं माफ़ी मांगती हूँ। हालात ये है कि वहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेलने के बाद, हिंदू मुस्लिम होने के बाद ओवैसी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि इस लोकसभा सीट के अंदर 7 विधानसभाएँ आती हैं। केवल एक टी राजा को छोड़कर बाकी 6 विधानसभा पर MIM का कब्जा है। दूसरी बात ये कहा जाए अगर आंकड़ों की बात, तो इस लोकसभा सीट में 19 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, मतदाता हैं, जिसमें से 11.5 लाख के आसपास केवल मुस्लिम मतदाता हैं। यानी 60% जो आबादी है इस मतदाताओं की इस लोकसभा सीट पर वो मुस्लिम हैं। अगर हिंदू मुसलमान होता है इस क्षेत्र में तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा
ओवैसी को ही मिलने वाला है। ये वो कारण है जिसकी वजह से माधवीलता लगातार लोगों से, खासतौर पर मुस्लिम समाज से माफ़ी मांग रही है, क्योंकि केवल हिंदू वोटों पर ओवैसी के सामने माधवीलता टिक नहीं पाएंगी। उन्हें अगर वोट जीतना है या सीट में एक बेहतर लड़ाई में आना है, जीतना तो लगभग नामुमकिन दिख रहा है, लेकिन अगर एक बेहतरीन लड़ाई में आना है तो उन्हें मुस्लिम समाज के भी वोट चाहिए। शायद यही कारण था कि मस्जिद पे छोड़े हुए बाण को लेकर वो मुस्लिम समाज से लगातार माफिया मांग रही हैं। उन्हें यह पता है कि 3 तलाक के बाद जिस तरह से उन्होंने हैदराबाद के अंदर एक सनसनी फैलाई थी, उसको समर्थन करते हुए, महिलाओं के बारे में बात करते हुए माधवीलता ने पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से काम किए हैं, उन्हें विश्वास है कि शायद मुस्लिम महिलाएं इस बार उनके पक्ष में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन के सामने वोट देकर उन्हें विजयी बनाएंगी। इतनी बड़ी गलतफहमी में वो जी रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनको उम्मीद है कि मुस्लिम महिलाएं, जो कि करीबन 40% की आबादी है इस पूरे वोट बैंक में, खास तौर पर बीजेपी वहां पर और माधवीलता के कंधे पर बंदूक रखकर उन मुस्लिम महिलाओं के शिकार के लिए तैयारी कर रही है। ये वो ज़मीनी हकीकत है जो दिखाती है कि अभी बहुत सारे मेहनत होनी है, उसके बाद ही कहीं माधवीलता रेस में आ सकती हैं। लेकिन आज भी ओवैसी का पल्ला भारी है, क्योंकि 19.5 लाख मतदाताओं में 11,50,000 के आसपास वोटर केवल मुस्लिम हैं, यानी कि 60%। उसमें से भी 1,05,000 SC/ST के वोट्स हैं, जो हमेशा से ओवैसी साहब की तरफ ही जाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर केवल मुस्लिम और SC/ST के वोट ही ओवैसी साहब को नहीं पड़ते। इनके जो स्कूल है वहाँ पर गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदू समुदाय का जो परसेंटेज है वो 40% से ज़्यादा है। तो उनके जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनके भी वोट पर, इसका हिंदू वोटों पर भी ओवैसी साहब का प्रभाव पड़ता है। और शायद यही कारण है कि पिछली बार लगातार 2 चुनाव में जब पूरे देश मोदी लहर बह रही थी, तो उस समय भी ओवैसी साहब 2 लाख से ज़्यादा वोट से जीते थे, और 2019 में 2,82,000 से ज़्यादा अंतर से वोटों से वो जीत हासिल की थी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इनके अस्पतालों में जो बच्चे जाते हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। इनके स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उसे निःशुल्क पढ़ाया जाता है, जो सही में ज़रूरतमंद है। तो ये जो सामाजिक कार्य वो करते हैं ग्राउंड लेवल पर, उसी के आधार पर ये बम्पर मार्जिन से जीत के आते हैं। लेकिन अगर इसी तरह के दूसरी समाज सेवा माधवीलता के बारे में देखा जाए तो ऐसा कुछ आश्चर्यजनक कार्य, सामाजिक कार्य इनकी तरफ से दिखाई नहीं देता। इनके पास भी अस्पताल है, लेकिन वो प्राइवेट है, जहाँ पर 5 स्टार फैसिलिटीज़ दी जाती है और बड़े बड़े बिल वहाँ पर बनाए जाते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट अस्पताल आप जानते हैं किस लिए खोला गया है। वो समाज सेवा के लिए नहीं है, उनका व्यवसाय है। ठीक है, अपनी जगह है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ग्राउंड पे रिपोर्ट्स हैं, शायद यही कारण है कि जब भी माधवीलता हिंदू बेल्ट में भी जाकर वोट मांग रही हैं, तो वहाँ पर हिंदू महिलाएं उन्हें नकार दे रही हैं और उनके मुंह पे कह रही हैं कि हम आज तक ओवैसी को वोट देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप हैं कौन? हमने आपको पहली बार देखा है। दरअसल हैदराबाद का जो इलाका है, जो गलियारे हैं, वहाँ पर टी राजा को जाना जाता है, लेकिन माधवीलता एकदम नया नाम है। उम्मीदवार उन्होंने किस तरह से इन्हें चयन किया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी अभी आ रही है, उसमें यही दिखा रहा है कि इस बार का जो वोट का मार्जिन है वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, और MIM के प्रमुख ओवैसी साहब इस बार 5वीं बार संसद में सांसद बनकर शपथ ग्रहण लेंगे। इस तरह के जो हकीकत, ग्राउंड रियलिटी इस समय दिखाई दे रही है। अब आते हैं दूसरी सीट को लेकर। 24 तारीख को मतदान प्रचार के जो दूसरे चरण के प्रचार हैं वो रुक जाएंगे, और 26 तारीख को दूसरे चरण के वोट पड़ेंगे। इन 26 तारीख के चुनाव प्रचार में 2 सीटें ऐसी हैं जो इस समय चर्चा में हैं। पहली सीट है किशनगंज। वहाँ से लगातार कांग्रेस के मोहम्मद जावेद वहाँ से सांसद बनते आए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो कभी भी दिखाई नहीं देते। कांग्रेस ने भी इस बार वापस उन्हें टिकट देकर ये सबसे बड़ी गलती कर दी, और ये लगभग कांग्रेस की हार वहाँ पर मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि किशनगंज से मैं बहुत डीपली जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ जाते रहता हूँ, वहाँ के लोगों से लगातार कांटेक्ट में हूँ। एक एंटी इनकम्बेंसी जावेद के लिए वहाँ पर बनी हुई है, जो पूर्व सांसद हैं, इस समय कांग्रेस के टिकट पर 2024 के उम्मीदवार हैं। उनको लेकर जनता के बीच में किशनगंज की बहुत ही नाराज़गी है। इसी का फ़ायदा वहाँ पर MIM को मिल रहा है। लेकिन एक और उम्मीदवार हैं मास्टर मुजाहिद, जो कि JDU से वहाँ से उम्मीदवार हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, लेकिन NDA अलायंस की वजह से वहाँ पर मुसलमान समाज लगातार उनसे दूर होता जा रहा है। अगर ये केवल JDU से होते और NDA अलायंस नहीं होता, तो इस बार मास्टर मुजाहिद वहाँ से बेहतरीन लड़ाई में हैं। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी का छाव और उनका साथ होने की वजह से वहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है, ख़ासतौर पर सीमांचल का और किशनगंज का, वो इनसे दूर होता चाह रहा है। वो चाहते हैं कि इनको वोट दिया जाए, लेकिन वो भाजपा
का जो सिंबल है, भाजपा का जो झंडा है, वो कहीं न कहीं बीच में आ रहा है। तो क्लियर वहाँ पर एक लड़ाई है, वहाँ पर भी एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बार अख्तरुल इमान वहाँ से लगातार बेहतरीन वहाँ पर उनके लिए संभावनाएँ बन चुकी हैं और मुझे ऐसा उम्मीद है कि एमआईएम की एक सीट जो कि लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी के साथ में जाके बैठेंगे, वो होगी बिहार की किशनगंज सीट। इसके बाद तीसरी सबसे वायरल सीट जो है वो है पूर्णिया। जी हाँ, पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार पहले दिन से वो इसमें मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने इसी उम्मीद में कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, अपने पार्टी को विलय किया, लेकिन बदले में उनको मिला धोखा। ये जो धोखा दिया गया, उसके बाद टिकट नहीं दिया गया, इसको लेकर पूर्णिया के जमीनी स्तर पर पप्पू यादव को लेकर बहुत सारी संवेदनाएं हैं। जनता को ये लग रहा है कि कांग्रेस ने इनके साथ गलत किया। कम से कम टिकट नहीं देते तो कम से कम पार्टी का विलय ही नहीं कराते। वो वादे के साथ कि आपको टिकट दिया जाएगा, इसमें उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया और यहाँ पर उनको धोखा मिला। लेकिन पप्पू यादव पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि वो आज भी कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। उन्होंने अभी तक कभी भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी का विरोध या फिर कोई भी अपशब्द नहीं कहे, लेकिन वो लगातार इस चीज़ों को देख रहे हैं और पूर्णिया की जनता भी देख रही है। लेकिन पप्पू यादव इस समय सबसे आगे चल रहे हैं पूर्णिया में। उसके सबसे बड़ी वजह है तेजस्वी यादव। जी हाँ, आज एक सभा थी, वहाँ पर राहुल गांधी और बाकायदा तमाम लोगों के बीच में उन्होंने बीमा भारती को दिखाकर ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि राहुल गांधी बीमा भारती के साथ है, यानी कि कांग्रेस आरजेडी के साथ में पूर्णिया सीट लड़ रही है। भले पप्पू यादव बार बार राहुल गांधी के फेवर में बात करें, लेकिन एक संदेश तेजस्वी यादव ने उस सभा उस मंच से दिया। लेकिन तेजस्वी यादव केवल यही नहीं रुके, उन्होंने एक निवेदन पूर्णिया की जनता से कर दिया। उनका ये कहना था कि अगर आप आरजेडी को या फिर इंडिया अलायंस को वोट नहीं दे रहे हैं तो आप एनडीए को वोट दे दो। ये जो था, ये सबसे सदमे वाली बात। तेजस्वी यादव इतना छोटा दिल कैसे कर सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भले आप इंडिया को वोट मत दीजिए, आप एनडीए को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये धीरे धीरे पप्पू यादव की ज़मीनी पकड़ को और लोगों की संवेदनाओं को उनके करीब पहुंचा रही है। और यही कारण है कि 24 तारीख को जब चुनाव प्रचार रुक जाएंगे और 26 तारीख को जब पूर्णिया में मतदान होगा तो 6 नंबर की कैंची का जो इनका बटन है उसके सामने दबाकर पूर्णिया की जनता वोट करेगी और पप्पू यादव इस बार संसद में दहाड़ते हुए दिखाई देंगे। शायद तेजस्वी यादव ये भूल गए कि जब भी बिहार को ज़रूरत पड़ती थी तो यही पप्पू यादव सबसे आगे आते थे। पटना के बाढ़ में जब सारे नेता अपने घरों में दुबक के बैठे हुए थे तो गंभीर बीमारियों के साथ पप्पू यादव नाम का ये इंसान जनता की सेवा करने के लिए कमर भर पानी में उतरकर लोगों तक राशन पानी की बोतलें और दूध पहुंचाए। जब लॉकडाउन में 2020 में सारे लोग कोरोना की वजह से लॉकडाउन में रुके हुए थे तो जो बिहार के मजदूर मुंबई से दिल्ली से जा रहे थे तो अपनी जेबों से खर्चा कर करके यही पप्पू यादव थे जिन्होंने मजदूरों को संभाला, उन्हें व्यवस्थाएं दी। मैं खुद उसका गवाह हूं कि 2020 के अप्रैल महीने में जब लॉकडाउन तोड़ने को लेकर मैं जेल गया था, उसके बाद से जब मैं वापस आया हूं तो लगातार बिहारों के मजदूरों को लेकर पप्पू यादव मुझसे संपर्क में रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि विनय भाई, कुर्ला इलाके में इतने हमारे लोग हैं, उनको आप जाके मिलके उनको बचाइए, किसी तरह से उनको निकालिए। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये मैंने पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ में एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। शायद यही कारण है कि मेरे मन में उनके लिए जो ये सम्मान है उनके कार्यों को देखते हुए है, ना कि उनके व्यक्तिगत को देखते हुए। मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने साथ में काम किए, सामाजिक कार्यों में हम लगातार एक दूसरे को मदद करते रहे। उन्होंने मुझे बहुत सामाजिक जीवन में मदद किया है। हमने भी जब मौका मिला उसको हमने रिवर्ट किया है। चाहे डीएमसीएच में जब वो गिरफ्तार हुए थे एम्बुलेंस वाले कांड में, तो मैं लगातार उनके साथ बिहार में कंधे से कंधा मिलाकर था। तो एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, समाज में हमेशा से काम किया है। उन्होंने कभी भी किसी जाति को गाली नहीं दी, किसी धर्म को गाली नहीं दी। ऐसे लोगों की संसद में ज़रूरत है। और उसके बाद भी, ऐसे अच्छे व्यक्तित्व के बाद भी तेजस्वी यादव अगर ये कहते हैं कि एनडीए को वोट दे दो, इंडिया को नहीं दोगे तो भी चलेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। आप तमाम लोगों से मैं व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करता हूं कि जब भी पप्पू यादव के संसदीय क्षेत्र पूर्णिया में मतदान होगा तो 6 नंबर पर पप्पू यादव का जो सिंबल है कैंची, उस पर जाकर ज़रूर बटन दबाएं। आपको दिल से अच्छा लगेगा कि आपने पहली बार किसी सही इंसान को चुना है। बाकी मर्जी आपकी है। 3 सीटों पर कैसे समीकरण बन रहे हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दी। आगे और भी सीटों का विश्लेषण मैं करूंगा और आपको बहुत जल्द कुछ बड़ी अपडेट फ़लस्तीन और गाज़ा को लेकर मैं देने जा रहा हूं। कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं, मैं फ़लस्तीन जाना चाह रहा हूं, गाज़ा जाना चाह रहा हूं। उसको लेकर मैंने कानूनी प्रक्रियाओं की तरफ गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री,
और विदेश मंत्रालय लगातार इनके साथ में बना हूँ, ताकि ऑफिशियल तौर पर, लीगल तौर पर वहाँ पर जाकर गाज़ा में जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनको मदद कर सकूँ। उसको लेकर प्रॉपर एक वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुँचेगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि देश के अंदर जो भौकाल मोदी जी का दिखाया जा रहा है कि अब की बार 400 बार, मुझे लगता है कि अब की बार ये तड़ी पार हो जाएंगे। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।